जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 33 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड में शीतलहर और ठंडी हवाओं के कारण रांची समेत 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी है, जिससे न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है और जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार 17 जनवरी से तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी शुरू होगी और 19 जनवरी के बाद लोगों को इस कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के मामलों की पुष्टि के बाद झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में अलर्ट जारी किया है और अधिकारियों को संदिग्ध मरीजों की कड़ी निगरानी व जांच के निर्देश दिए हैं। ये वायरस मुख्य रूप से चमगादड़ों से फैलता है, जिसे देखते हुए विभाग ने संक्रमण से बचाव के लिए सख्त प्रोटोकॉल अपनाने और प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले लोगों पर विशेष नज़र रखने पर जोर दिया है। पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में आदिवासी समन्वय समिति और दर्जनों संगठनों ने 17 जनवरी 2026 को संपूर्ण झारखंड बंद का आह्वान किया है। आदिवासी संगठनों ने इस हत्या को भूमि माफियाओं की साजिश बताते हुए जल जंगल जमीन की रक्षा और आदिवासी समाज पर हो रहे हमलों के खिलाफ न्याय की मांग की है। झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी कार्यालय पर पुलिस की छापेमारी को प्रथम दृष्टया पूर्व नियोजित मानते हुए पुलिस जांच पर रोक लगा दी है और सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती व रांची एसएसपी को जवाबदेही सौंपने का आदेश दिया है। इस मामले ने राज्य में राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है, जहां भाजपा ने इसे भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने की कोशिश बताया है, वहीं सत्ताधारी झामुमो और कांग्रेस ने इसे पुलिस की सामान्य प्रक्रिया करार दिया है। पीएचईडी घोटाला मामले में ईडी की जांच से खुलासा हुआ है कि आरोपी क्लर्क संतोष कुमार ने गबन के पैसों से रांची में अपनी बहन के नाम पर 43.22 लाख रुपए की जमीन खरीदी थी। जांच के अनुसार यह जमीन पैतृक संपत्ति में हिस्सा छोड़ने की शर्त पर खरीदी गई थी और रजिस्ट्री का पूरा खर्च भी संतोष ने अपनी बहन से ही वसूल किया था। झारखंड के शराब घोटाले के आरोपी नवीन केडिया को गोवा में गिरफ्तारी के बाद ट्रांजिट बेल मिली थी, लेकिन वे अदालत के आदेशानुसार रांची में आत्मसमर्पण करने के बजाय फरार हो गए हैं। एसीबी ने अब केडिया की तलाश में कई राज्यों में छापेमारी शुरू कर दी है और शर्तों के उल्लंघन के कारण उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जैसे कड़े कानूनी कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। ईडी कार्यालय में पुलिस की जांच को लेकर बाबूलाल मरांडी द्वारा किए गए भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट पर आपत्ति जताते हुए झामुमो ने उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। जहां मरांडी ने पुलिस कार्रवाई को साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की साजिश बताकर केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की, वहीं झामुमो ने इसे राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच टकराव पैदा करने की कोशिश करार दिया है। झारखंड हाई कोर्ट द्वारा ईडी के खिलाफ पुलिस जांच पर रोक लगाने के फैसले को बाबूलाल मरांडी ने सरकार के मुंह पर तमाचा बताया है और दावा किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई अब रुकने वाली नहीं है। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस के जरिए जांच एजेंसियों को डराने की कोशिश करने वाला पूरा कुनबा जल्द ही कानून के शिकंजे में होगा। जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरन महतो ने राज्य में बढ़ते जंगल राज और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गहरी चिंता जताते हुए उद्यमी कैरों गांधी के दिनदहाड़े हुए अपहरण को पुलिस की गंभीर विफलता बताया है। उन्होंने सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए मांग की है कि अपहृत उद्यमी की सकुशल वापसी सुनिश्चित की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। झारखंड उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 34 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की अधिसूचना जारी की है। इस सूची में सबसे चर्चित नाम शराब घोटाले के आरोपी गजेंद्र कुमार सिंह का है, जिन्हें जेल से जमानत और निलंबन वापसी के बाद पुनः संयुक्त उत्पाद आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है, जहां एक तरफ राज्य की ही जांच एजेंसी एसीबी जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कर रही, वही राज्य सरकार उसी भ्रष्टाचारी को वापस उसी पद पर नियुक्त कर रही। फिर कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार? और फिर जांच प्रक्रिया का क्या मतलब रह जाएगा? क्या भ्रष्टाचार रोकना सच में सरकार की प्राथमिकता है भी? चाईबासा सदर अस्पताल में नाबालिग आदिवासी बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाए जाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज न होने पर पीड़ित परिवारों ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में इसे जीवन के अधिकार का उल्लंघन और गंभीर आपराधिक लापरवाही बताते हुए अदालत की निगरानी में एसआईटी गठित कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। पीड़ितों ने राज्य सरकार द्वारा घोषित मुआवजे को अपर्याप्त बताया है और ब्लड बैंक की सुरक्षा प्रणालियों की गहन जांच के साथ साथ दोषियों पर सख्त कार्रवाई का अनुरोध किया है। नामकुम छावनी में तैनात अग्निवीर जवान जेवियर गुड़िया से केवाईसी अपडेट करने के नाम पर साइबर ठगों ने उनके बैंक खाते से 8.22 लाख रुपए उड़ा लिए। ठगों ने खुद को बैंक अधिकारी बताकर जवान से एटीएम विवरण और ओटीपी प्राप्त किए, जिसके बाद पीड़ित ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बैंक ग्राहकों को ध्यान रखना जरूरी है। केवाईसी अपडेट बैंक के जिस ब्रांच में खाता है वही जाकर कराना होता है, ऑनलाइन केवाईसी नहीं होता।
रांची नगर निगम ने 16 जनवरी 2026 को किशोरी यादव चौक से पिस्का मोड़ तक विशेष अभियान चलाकर सड़कों और नालियों से अवैध अतिक्रमण हटाया। इस कार्रवाई का उद्देश्य यातायात को सुगम बनाना है। साथ ही प्रशासन ने चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रांची जिला प्रशासन ने खादगढ़ा बस स्टैंड पर स्लीपर बसों की विशेष जांच की, जिसमें सुरक्षा मानकों और आग बुझाने वाले उपकरणों FDSS के अभाव पर 21 वाहनों को नोटिस जारी किया गया। अभियान के दौरान बस ऑपरेटरों को सख्त निर्देश दिए गए कि वे 1 महीने के भीतर ड्राइवरों के केबिन के दरवाजे हटाने और अग्नि सुरक्षा प्रणालियों को दुरुस्त करने जैसे सीट के सुझावों का पालन अनिवार्य रूप से करें। रांची के होटल रेडिसन ब्लू में 17 से 25 जनवरी तक झारखंड फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जहां मेहमान पारंपरिक लोक नृत्य के साथ धुसका, देसी मुर्गी जोर और मडवा रोटी जैसे प्रामाणिक क्षेत्रीय व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। होटल के वाटरफ्रंट रेस्टोरेंट में आयोजित होने वाले इस उत्सव में प्रतिदिन रात्रि भोज और रविवार को ब्रंच की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसकी थीम राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर आधारित है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 23 जनवरी 2026 को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ब्लावटनिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में आदिवासी बहुल राज्यों के सतत विकास और जिम्मेदार खनिज आधारित औद्योगिकरण के विषय पर व्याख्यान देंगे। इस चर्चा में वे वैश्विक विशेषज्ञों के साथ प्रकृति के सामंजस्य में समावेशी निवेश और हरित विकास की अपनी दृष्टि साझा करेंगे, जो उनकी आगामी यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक यात्रा का हिस्सा है। राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार ने रांची में त्रिदिवसीय मारवाड़ महोत्सव 2026 का उद्घाटन करते हुए इसे राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता को जीवंत करने वाला एक सराहनीय प्रयास बताया। उन्होंने देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में मारवाड़ी समाज की उद्यमशीलता और सेवा भावना की प्रशंसा की और विश्वास जताया कि यह समाज झारखंड को विकास के पथ पर आगे ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। जायसवाल बिजनेस एसोसिएशन के सदस्यों ने भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री आदित्य साहू से उनके आवास पर मुलाकात कर उन्हें अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। एसोसिएशन ने ओबीसी वर्ग के एक जमीनी कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने के लिए भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी शुभकामनाएं दी। पलामू की ऐतिहासिक राजहरा कोलियरी में 16 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद शनिवार से पुनः कोयला उत्पादन शुरू हो रहा है, जिसका औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे करेंगे। वर्ष 2010 से बंद पड़ी इस खदान में लगभग 4.9 मिलियन टन उच्च गुणवत्ता वाले कोयले का भंडार है, जिसके दोबारा शुरू होने से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर और आर्थिक समृद्धि आने की उम्मीद है। गढ़वा प्रशासन ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए सोलर विलेज विकसित करने की अंतिम प्रक्रिया में है, जहां घरों से लेकर कृषि और सार्वजनिक भवनों तक की सभी गतिविधियां पूरी तरह सौर ऊर्जा पर आधारित होंगी। झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जरेडा को 10 गांवों की सूची भेजी गई है, जिनमें से एक का चयन कर वहां सिंचाई पंप, स्ट्रीट लाइट और घरेलू उपकरणों के लिए हरित ऊर्जा सुनिश्चित की जाएगी। टाटानगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए रेलवे प्रशासन ने बागबेड़ा और कीताड़ी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 32 अवैध दुकानों और मकानों को ध्वस्त कर दिया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह अभियान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। हालांकि विस्थापित दुकानदारों ने दशकों से वहां कारोबार करने का हवाला देते हुए अब रोजी रोटी का संकट खड़ा होने की बात कही है। गिरिडीह सदर अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मियों ने बकाया वेतन, ईपीएफ भुगतान और नियुक्ति पत्र जैसी 7 सूत्री मांगों को लेकर जेएलकेएम के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने तकनीकी डिग्री धारकों को कुशल श्रेणी का वेतन देने और हर माह की 7 तारीख तक मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने की मांग करते हुए सिविल सर्जन से हस्तक्षेप की अपील की है। जमशेदपुर के लापता उद्यमी कैरों गांधी के परिजनों से मुलाकात कर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव मदद और सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। संजय सेठ ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए प्रशासन को 5 करोड़ की फिरौती मांगे जाने के मामले में त्वरित कार्रवाई करने और कैरों की सकुशल बरामदगी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि सरकार ने 3 वरिष्ठ अधिकारियों की अनदेखी कर कनिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया है, जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस पक्षपातपूर्ण फैसले की समीक्षा करने की अपील की है और चेतावनी दी है कि नियमों की ऐसी अनदेखी से राज्य में भ्रष्टाचार और ट्रांसफर पोस्टिंग के अवैध खेल को बढ़ावा मिलता है। एनआईए ने मगध जोन में सीपीआई माओवादी संगठन को पुनर्जीवित करने की साजिश में शामिल फरार आरोपी चंदन कुमार को मुंबई से गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। जहानाबाद का रहने वाला यह आरोपी लेवी के माध्यम से धन जुटाने और हथियार सप्लायरों के साथ मिलकर आतंकी गतिविधियों की योजना बनाने के मामले में 2023 से वांछित था। रांची की एक अदालत ने भाजपा नेता जीतराम मुंडा हत्याकांड में साक्ष्य के अभाव में मुख्य आरोपी मनोज मुंडा समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए 9 गवाहों में से कोई भी ठोस सबूत नहीं दे सका, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए 3.5 साल बाद यह फैसला सुनाया।
रेल सुरक्षा बल आरपीएफ हटिया और रांची फ्लाइंग टीम ने ऑपरेशन नार्कोस के तहत हटिया स्टेशन पर 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 8 लाख रुपये मूल्य का 16 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। ओडिशा के रहने वाले इन आरोपियों के पास से मोबाइल फोन और रेलवे टिकट भी जब्त किए गए हैं, जिन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जीआरपीएस हटिया को सौंप दिया गया है। दुमका के रामगढ़ थाना क्षेत्र में मेला देखकर लौट रहे 3 दोस्तों पर बाइक सवार अपराधियों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें 16 वर्षीय लखींद्र सोरेन की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार हमलावरों ने किशोरी को जबरन उतारने का प्रयास किया था और विरोध करने पर इस हिंसक वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस दोषियों की तलाश में जुटी है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। भारत सरकार 1 अप्रैल से देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा से कैश लेन हटाकर नकद भुगतान पूरी तरह बंद करने जा रही है, जिससे अब केवल फास्टैग और ओपी के जरिए ही टैक्स वसूला जाएगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य टोल पर लगने वाली लंबी कतारों को खत्म करना, ईंधन की बचत करना और यात्रा को अधिक पारदर्शी व तेज बनाना है। डिजिटल टोलिंग के सफल होने के बाद सरकार मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF सिस्टम लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 25 टोल प्लाजा से बैरियर हटा दिए जाएंगे। भारतीय नौसेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC ऑफिसर के 260 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 24 जनवरी से 24 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से शैक्षणिक मेरिट और SSB इंटरव्यू पर आधारित होगी, जिसमें इंजीनियरिंग, एग्जीक्यूटिव और एजुकेशन जैसी विभिन्न शाखाओं में नियुक्तियां की जाएंगी। महाराष्ट्र में हुए स्थानीय निकाय चुनावों के परिणामों में भाजपा गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुंबई, BMC समेत कई बड़े शहरों में ऐतिहासिक बढ़त हासिल की है। मुंबई की सियासत में 45 वर्षों में पहली बार भाजपा इस स्थिति में पहुंची है कि वह 25 सालों से काबिज शिवसेना UBT को पछाड़कर अपना मेयर बना सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेतिया से समृद्धि यात्रा की शुरुआत करते हुए 182 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी और सरकारी डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए नई नीति बनाने का बड़ा ऐलान किया। समारोह के दौरान उन्होंने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पिछली सरकारों को घेरते हुए राज्य के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के सहयोग की सराहना की। जदयू आगामी 24 जनवरी को बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती भव्य स्तर पर मनाएगी, जिसका मुख्य समारोह पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटित किया जाएगा। समारोह के माध्यम से पार्टी कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के विचारों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेगी, जिसके लिए जिलावार वरिष्ठ नेताओं की विशेष टीमें गठित की गई हैं। रेल मंत्रालय ने बिहार और झारखंड के रास्ते 5 नई आधुनिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत की है, जो असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगी। इन ट्रेनों का परिचालन 17 और 18 जनवरी से शुरू हो रहा है, जिसमें डिब्रूगढ़ गोमतीनगर, कामाख्या रोहतक और हावड़ा आनंद विहार जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने IRCTC होटल घोटाला मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की याचिका पर CBI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये याचिका ट्रायल कोर्ट द्वारा लालू परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई है, जिस पर अब हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। ये थी आज की 33 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान, साथ मैं यजत पिंटू रांची।